पुलिस के साथ आंख में चौली का खेल खेलने वाले भगौड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की लेटेस्ट लोकेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखी गई, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। पुलिस को शक है कि अमृतपाल उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए। चीख चीख कर खालिस्तान की मांग करने वाला अमृतपाल पुलिस के डर से चूहे की तरह छिपा घूम रहा है। 18 मार्च से फरार अमृतपाल को तलाश करने में पुलिस पूरे देश की खाक छान रही है, लेकिन शातिर अमृतपाल बार बार पुलिस को चकमा देकर निकल लेता है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। अमृतपाल के अलग अलग जगहों से सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती है, अमृतपाल अपना ठिकाना बदल लेता है। जैसे ही अमृतपाल की लोकेशन का पता चलता है, पुलिस को लगता है कि अब अमृतपाल को पकड़ लेंगे, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो निकल लेता है। एक बार फिर अमृतपाल की नई लोकेशन सामने आई। वारिस पंजाब देखा चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की लेटेस्ट लोकेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास मिली। अमृतपाल सिंह ने मेरठ के दौराला से ऑटो पकड़ा था। पुलिस ने ऑटो चालक अजय से घंटों पूछताछ की। अजय ने बताया कि कुछ दिन पहले अमृतपाल दौराला में बैठा था और बेगम पुल के पास उतरा था। अमृतपाल के किसी धार्मिक डेरे में छिपे होने का शक है। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल उत्तराखंड भागने की फिराक में है और वहां से नेपाल में एंट्री की कोशिश करेगा। अमृतपाल की दूसरी वीडियो के आखिर में कीर्तन की आवाज आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने तमाम डेरों पर चौकसी बढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल के एक मददगार को पकड़ा गया है। इसी शख्स के मोबाइल से अमृतपाल ने वीडियो बनाए थे, जिन्हें 29 और 30 मार्च को जारी किया गया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि ये वीडियो कहां बनी। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस 3 जिलों में ऑपरेशन चला रही है। होशियारपुर, जालंधर और फगवाड़ा एरिया में पुलिस काफी सक्रिय है। पुलिस ने कई गांवों को घेर रखा है और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पंजाब में तलाश के अलावा पुलिस अमृतपाल को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तलाश कर रही है। अमृतपाल सिंह के नेपाल भागने के अपडेट पर उत्तराखंड पुलिस ने यूपी बॉर्डर को सील कर दिया है। यूपी बॉर्डर पर पुलिस आने जाने वाले लोगों की आईडी की जांच कर रही है। बॉर्डर पार करने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। इसके अलावा नेपाल बॉर्डर पर गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि अमृतपाल सिंह भारत से बाहर न जा सके। असल में अमृतपाल सिंह पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए जैसे ही जाल बुनती है, अमृतपाल वहां से निकल लेता है। अमृतपाल लगातार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो रहा है। अमृतपाल कभी हरियाणा में नजर आता है, कभी दिल्ली में, कभी यूपी के लखीमपुर से होते हुए फिर पंजाब पहुंच जाता है। असल में पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को अमृतपाल और उसके करीबियों पर बड़ा एक्शन लिया। इस दौरान उसके सैकड़ों समर्थक और करीबी अरेस्ट किए गए, लेकिन अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद से पुलिस को उसकी तलाश है। 18 मार्च की देर रात अमृतपाल जालंधर से लुधियाना में दाखिल हुआ। शेखपुरा गुरुद्वारा में 50 मिनट तक रुका, जहां गुरुद्वारा के ग्रंथी ने एक बाइक और एक स्कूटी मंगवाई। यहां रात करीब 9:30 बजे अमृतपाल स्कूटी पर सवार हुआ। स्कूटी ग्रंथी का बेटा चला रहा था। बाइक पर अमृतपाल का खास पप्पलप्रीत भी था। गुरुद्वारा से स्कूटी और बाइक अलग अलग रूट पर निकल गईं। तारीख 20 मार्च कुरुक्षेत्र में देखा गया अमृतपाल। 20 मार्च को अमृतपाल की एक तस्वीर सामने आई। ये फोटो जालंधर से 40 किलोमीटर दूर फ्लोर इलाके की बताई गई। इसमें अमृतपाल एक जुगाड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया था। उसने गुलाबी पगड़ी पहनी हुई थी और काला चश्मा लगाए हुए था। वो जुगाड़ पर रखी उसकी बाइक को पकड़कर बैठा है। तारीख 21 मार्च दिल्ली के मधु विहार में देखा गया। 21 मार्च को दिल्ली के मधु विहार इलाके से एक वीडियो सामने आया, जिसमें अमृतपाल एक नए लुक में नजर आया। अमृतपाल अपने बालों को छोटा करके पगड़ी हटाकर नए रूप में घूमता दिखाई दिया। पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी हुलिया बदल ली। तारीख 23 मार्च लखीमपुर खीरी यूपी में देखा गया। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल 23 मार्च को यूपी के लखीमपुर पहुंचा। लखीमपुर से वो फिर पंजाब आया। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक टेक्निकल इनपुट के मुताबिक अमृतपाल लखीमपुर खीरी में ही था। तारीख 23 से 29 मार्च तक लखीमपुर से जालंधर फिर होशियारपुर पहुंचा अमृतपाल। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह लखीमपुर से वापस पंजाब आ गया। वो एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू देने के लिए जालंधर वापस जा रहा था। उसका प्लान था कि वो पहले इस पूरे मामले को लेकर बयान देगा, फिर पंजाब पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी हो गई और उसका प्लान धरा रह गया। तारीख 2 अप्रैल उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखा गया।
जबकि अमृतपाल की लेटेस्ट लोकेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में मिली, जिसके बाद अमृतपाल की तलाश में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। पंजाब पुलिस 300 से ज्यादा डेरों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस के टारगेट पर जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और बठिंडा के डेरे हैं। इसके लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। होशियारपुर में इनोवा छोड़कर जिस स्विफ्ट कार में अमृतपाल फरार हुआ, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने वाले भगोड़े अमृतपाल के कॉलर तक पुलिस का हाथ कब पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के जीजा अखलाक को गिरफ्तार कर लिया है। अखलाक अतीक के शूटर्स को फंड मुहैया करवाता था। इसके अलावा अतीक के साथ साय की तरह रहने वाले उसके वकील को भी उम्र कैद की सजा हो गई है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस नए नए खुलासे कर रही है। अतीक अहमद को उम्र कैद सजा होने के बाद पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी। उत्तर प्रदेश को अपनी जागीर समझने वाले माफिया अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर अतीक अहमद के जीजा अखलाक की तलाश में एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने देर रात छापेमारी की। इस दौरान एसटीएफ की टीम ने अखलाक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अखलाक भी उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल था। गैंगस्टर अतीक का जीजा अखलाक ने उमेश पाल की हत्या में सबसे अहम रोल अदा किया। पुलिस के मुताबिक अखलाक जेल में बंद अपने साले माफिया अतीक अहमद के साथ लगातार संपर्क में था और उसे लगातार बाहर की अपडेट देता था। इतना ही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद ने अपनी बहन हुई अखलाक को सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। अखलाक उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटर्स को फंड मुहैया करवाता था। इसके अलावा अखलाक उमेश पाल की हत्या करने के बाद फरार अतीक के करीबियों को भी शरण देता था। प्रयागराज पुलिस अखलाक को अपने साथ ले गई है। अतीक अहमद का बहनोई अखलाक मेरठ के सूरजकुंड इलाके में रहता है। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या करने के बाद माफिया अतीक का बेटा असद, शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर मेरठ आए थे। बताया जा रहा है कि वो सभी अखलाक के घर पर ही रुके थे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस मामले में अखलाक से कई बार पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ के बाद अखलाक को छोड़ दिया गया था। पुलिस अखलाक के खिलाफ लगातार सबूत इकट्ठा कर रही थी और सारे सबूत इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अतीक के साथ साथ उसके करीबी मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। उमेश पाल अपहरण मामले में अदालत ने बाहुबली नेता अतीक अहमद के साथ उसके वकील खान सौलत हनीफ को भी उम्र कैद सजा सुनाई है। कोर्ट में ये साबित हुआ कि उमेश पाल के अपहरण की साजिश में अतीक के साथ वकील खान सौलत हनीफ भी शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमेश पाल के अपहरण के दौरान हनीफ अतीक के चकिया कार्यालय में मौजूद था। कोर्ट में ये साबित हुआ। उमेश पाल को अपहरण कर जब अतीक के कार्यालय लाया गया था, वहाँ हनीफ पहले से कागज लिए हुए मौजूद था, जिसमें अतीक के समर्थन में बयान लिखा हुआ था। उमेश पाल को वो कागज दिया गया और साथ में चेतावनी भी दी गई कि वो कोर्ट में यही बयान दे जो कागज पर लिखा है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने अपने फैसले में बताया कि वकील हनीफ को अपहरण के पूरे प्लान की जानकारी पहले से दी गई थी। फैसले आने के बाद हनीफ को जेल भेज दिया गया था। हनीफ को उम्र कैद की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने खान सौलत हनीफ का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का फैसला किया। काउंसिल ने फैसला उमेश पाल अपहरण केस में वकील के दोषी पाए जाने के बाद दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर खान सौलत हनीफ है कौन। प्रयागराज स्थित अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ 61 साल का सीनियर वकील है। खान सौलत हनीफ लंबे वक्त से माफिया अतीक के साथ जुड़ा है। खान सौलत हनीफ ने कई मामलों में अतीक अहमद की पैरवी की। खान सौलत हनीफ माफिया अतीक के लिए सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय तक गए। अतीक को करीब 3 दशक तक सजा से बचाने का श्रेय सिर्फ हनीफ को ही जाता है। गौरतलब है कि 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलीबारी में उमेश पाल के गनर की भी जान चली गई थी। अब इस मामले में फरार शूटर्स और अतीक के परिवार की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबर बिहार से और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। आपको बताते हैं, बिहार की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हल्ला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जंगल राज वाले बिहार में कभी शांति नहीं ला सकते हैं। बीजेपी सत्ता में आई तो दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। आप देखिए रिपोर्ट। विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए,
भारत माता की। बिहार में तनाव के बीच नवादा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। हिंसा फैलने के चलते सासाराम दौरा रद्द होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम की जनता से माफी मांगी। मैं जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं। दंगाइयों पर इशारा साधते हुए अमित शाह ने साफ संदेश दिया कि 25 में बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो दंगाइयों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। बिहार में हिंसा की कोई जगह नहीं है। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है। बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। नवादा में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अब इन लोगों के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जनता को भरोसा दिलाते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी अब कभी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं। जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद, अब ये दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। नीतीश कुमार पर बाड़ों का तीर छोड़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुर्सी की चाहत में नीतीश कुमार लालू जी की गोदी में बैठ गए हैं। लालू प्रसाद पर इशारा साधते हुए अमित शाह ने कहा, जंगल राज वाले बिहार में कभी शांति नहीं ला सकते हैं। जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए वैकेंसी अभी खाली नहीं है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश कुमार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मित्रों, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है और साहब, सत्ता की लालच देखिए। लालू जी के बेटे ने नीतीश जी को सांप कहा, मैं फिर से बोलता हूं, सांप कहा, पलटू चाचा कहा, धोखेबाज कहा, लालची कहा, अहंकारी कहा, अरे गिरगिट तक कह डाला, मगर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के मोह में आज उनके साथ चले गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की रैली में उमड़ी भी बिहार की सियासत की नई तस्वीर खींचती नजर आई। बाहर वाले नीतीश कुमार का बिहार फिलहाल धर्म की आग में अंगार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे डेटा चोरी किया गया। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के विवादित बोल, नीतीश का कोई विरोध मेरे सामने करेगा तो उतार दूंगा गर्दन। देखिए, विवादित बोल, विवादित बयान दे दिया गोपाल मंडल ने खुले मंच से गला काटने की धमकी दे दी है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मंच पर मौजूद थे और साथ ही ऐसी भी जानकारी आपको दे दें कि अब उनके इस बयान के बाद जाहिर तौर पर सियासी गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर तेज होगा, क्योंकि विवादित बोल उन्होंने दिए। नीतीश का कोई विरोध मेरे सामने करेगा तो काट दूंगा गर्दन। गोपाल मंडल ने खुले मन से गला काटने की धमकी दी है। नीतीश कुमार ने जितना काम किया बिहार के अंदर, और हम देखते हमारा पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग दब जाता है, भाजपा सब हल्ला गुल्ला करता है। इसलिए नीतीश कुमार के काम को अड़ाए रखिए। नीतीश कुमार का विरोध तो हमारे सामने कोई करता नहीं है, करे तो हम गर्दन में उतार देंगे, इसमें दो। नीतीश कुमार ने जितना काम किया बिहार के अंदर, और हम देखते हमारा पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग दब जाता है, भाजपा सब हल्ला गुल्ला करता है। इसलिए नीतीश कुमार के काम को अड़ाए रखिए। नीतीश कुमार का विरोध तो हमारे सामने कोई करता नहीं है, करे तो हम गर्दन में उतार देंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान में चल गया आला कमान का एकता काट। आज सभी गुट दिखे पार्टी अनुशासन के धागे में पिरोए हुए। मौका था सीएलपी लीडर के पद पर राजेंद्र राठौड़ की ताजपोशी का। अपने पुराने वफादार राठौड़ के नाम का प्रस्ताव किया खुद मैडम ने, और ओम माथुर, अरुण सिंह, सीपी जोशी, सतीश पुनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, सब लोग दिखे एक ही कतार में मौजूद। और इसे कहते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के अनुशासन का डंडा। लेकिन कुल मिलाकर इस यूनाइटेड फ्रंट तस्वीर का जबरदस्त मैसेज चला गया। अब इन सब लोगों के सामने गहलोत से लड़ने की चुनौती। आखिर एक सपना आज हुआ पूरा। ये हम नहीं बल्कि एक खबर के जरिए आपको बता दें कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक संघर्षशील व्यक्ति का सपना पूरा हुआ। अपने बूते पर लड़ी थी सीबीआई कोर्ट की सारी लड़ाई, और दारा सिंह एनकाउंटर में मिले थे राठौड़ को क्लीन चिट। अब राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हो गए हैं सीएम उम्मीदवारों की श्रेणी में, कतार में। राठौड़ के जुझारू व्यक्तित्व एवं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का ये नतीजा है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम केस में सजा सुनाए जाने के बाद सोमवार को सूरत पहुंचेंगे। राहुल गांधी निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दाखिल करेंगे। रिपोर्ट देखिए। सांसद से पूर्व सांसद हुए राहुल गांधी अपना पद बहाल करने के लिए निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए कल सूरत पहुंचेंगे। मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार करते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद से ही कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल कर रखा है। पूरे मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहती है। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की कानूनी टीम ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए मुस्तैदी नहीं दिखाई, क्योंकि पार्टी कर्नाटक चुनाव से पहले इस मुद्दे को भुनाने का टारगेट बना रही थी। सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर तत्काल कार्रवाई हुई, लेकिन राहुल गांधी की सजा के बाद क्यों नहीं हुई। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सीजेएम कोर्ट का जजमेंट गुजराती भाषा में था। इसके चलते 168 पेजों के इस जजमेंट को पढ़ने और ट्रांसलेट करने में समय लगा।
राहुल गांधी की अर्जी तैयार कर ली गई है। इसे सेशन कोर्ट दाखिल किया जाएगा। सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को अपने फैसले में कोई राहत नहीं दी थी और अधिकतम मुकर्रर सजा 2 साल को बरकरार रखा था। इसके चलते राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। ऐसे में अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत मिलती है तो फिर उनके लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि ऊपरी अदालत से राहत मिलने के बाद ही राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो सकती है। गौरतलब है कि सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मानहानि केस में फैसला सुनाया था, तो राहुल गांधी को फैसले को चुनौती देने के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया था। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ केस हुआ और इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।